हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम कमाल की चल रही होगी। तो मेरा नाम है आर्यन अग्रवाल और हम लोग बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। हम प्रैक्टिस कर रहे थे जो कि हमारा कौन से चैप्टर के थे? लिक्विड सोल्यूशन या लिक्विड स्टेट चैप्टर, जो कि हमारा 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो हम इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हमने सिंगल करेक्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और हमने काफ़ी तरीके के क्वेश्चन, एसर्शन रीजन क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन, ये सभी डिस्कस कर लिए थे। और आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस। सही सुना आपने, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, जो कि एक्सक्लूसिवली जेई एडवांस में आते हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप नीट वाले बच्चे और जेई मेंस एस्पिरेंट, जो एक्सक्लूसिवली जेई मेंस एस्पिरेंट्स हैं, वो भी इसको अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट तो वही है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला, हेनरी लॉ नहीं बदलने वाला, राउल्स लॉ नहीं बदलने वाला, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो उस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये सेशन अटेंड कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस आपके नीट और मेंस में नहीं पूछे जाते हैं, हालांकि ये पूछे जाते हैं जेई एडवांस में। और जेई एडवांस में जो ये क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनमें नेगेटिव होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जो वो मार्किंग स्कीम रखते हैं वो इस तरीके से रखते हैं कि आपने एक भी गलत ऑप्शन को अगर टिक कर दिया तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। सीधा सीधा आपको माइनस, जो भी वो नेगेटिव मार्किंग रखेंगे, -2 -3, जो भी -1, तो सीधा सीधा नेगेटिव हो जाएगा, भले ही आपने एक दो सही ऑप्शन भी टिक कर रखा हो। लेकिन अगर एक भी नेगेटिव कर दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत काउंट हो जाएगा और आपको सीधा नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रिकी होते हैं, इनको ध्यान से अटेम्प्ट करना होता है। और मजे की बात है कि नीट और मेंस में मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा तरीका अलग होगा। कैसे अलग होगा? भाई आपको एक क्वेश्चन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब आपको 4-5 ऑप्शन बना दिए। ठीक है, 4 ऑप्शन बना दिए आपके। अब 4 ऑप्शन, अब हो सकता है एक से ज्यादा करेक्ट है, एक से ज्यादा करेक्ट है, तो वो क्या फिर फर्दर उनके 4 ऑप्शन बनाएगा कि ओनली 1 इज करेक्ट, 1 2 एंड 3 आर करेक्ट, 1 3 एंड 4 आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, इस टाइप से ऑप्शन बना देगा। तो क्वेश्चंस पूछे जाने का तरीका बदल सकता है, लेकिन फंडामेंटल वही है। और बेसिकली मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस हमारे जेई एडवांस में ही आते हैं। डायरेक्टली बात करें तो इनडायरेक्टली मेंस और नीट में भी आ सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम करें, क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन में कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस यूरिया सोल्यूशन इज 101.04 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक्वस यूरिया सोल्यूशन है, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, और यूरिया क्या है? सोल्यूट है। और इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है, साथ ही साथ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी उसने हमें दी हुई है ग्राम पर एमएल में। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, उसने हमें के भी दिया हुआ है, ऑब्वियसली वाटर का 0.52 एंड के एफ दिया है वाटर का 1.86। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज 2 मोलर। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज 2 मोलर। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? हमें क्या पता है? बॉइलिंग पॉइंट पता है। तो क्या हम निकाल सकते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दे, डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। क्या ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। टी बी क्या है? टी बी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, जो कि कितना गिवन है? 101.04 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट इज टीबी नॉट? टीबी नॉट सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी। सॉल्वेंट क्या है? पानी है, यानी कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू आई। अब यूरिया है, यूरिया तो आपका क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है आपका, ना ही एसोसिएट करता है ना डिसोसिएट करता है, तो आई की वैल्यू 1। के बी अगेन सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी दी हुई है उसने 0.52 वाटर के लिए, इनटू मोलैलिटी। तो यहां से क्या हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, जो कि हमारे कितना आ जाएगा? हमारी यहाँ से मोलैलिटी आ जाएगी 2 मोल पर केजी। तो हम इस बात से क्या समझ सकते हैं कि मोलैलिटी अगर 2 मोल पर केजी आ गई, यानी कि 2 मोल सल्यूट है, 2 मोल सल्यूट है 1 केजी सॉल्वेंट में। 2 मोल सल्यूट है 1 केजी सॉल्वेंट में, यही तो मतलब हुआ। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि सल्यूट ऑब्वियसली हमारा क्या है? यूरिया है। इसके कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। और
सॉल्वेंट कितना है, पहले तो क्या है, पानी है, और इसके कितना मास है, 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो 2 मोल यूरिया इन 1 kg यानी कि 1000 ग्राम वाटर, ये हमें निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि 2 है पता है, अपॉन में क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं है लेकिन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है, तो अगर हमें मास ऑफ सोल्यूशन पता लग जाए तो क्या हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो मास ऑफ सोल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओगे। सॉल्वेंट का मास तो आपको पता है 1000 ग्राम, लेकिन सल्यूट का मास आपको नहीं पता है। तो अगर सल्यूट का मास आपको पता लग जाए, और वो पता लग सकता है क्योंकि सल्यूट यूरिया है और उसके मोल्स पता है, तो मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है यूरिया का NH2CO, NH2, ईच नाइट्रोजन का 14, ईच हाइड्रोजन का 1, ईच कार्बन का 12 और ईच ऑक्सीजन का 16। अगर आप पुट करोगे तो आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, 60 ग्राम पर मोल आएगा, यानी कि 2 इंटू 60 यानी कि 120 ग्राम आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट यानी कि मास ऑफ यूरिया। तो मास ऑफ सोल्यूशन के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम प्लस मास ऑफ सोल्यूट जो कि 120 ग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1120 ग्राम आ जाएगा आपका मास ऑफ सोल्यूशन। अब मास ऑफ सोल्यूशन पता लग गया, तो आप यहाँ क्या निकाल सकते हो, क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हो, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन जो कि कितना है 1120 ग्राम, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो कि कितनी है 1.12 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम जो आएगी वो किस में आएगी, ml में आएगी ऑब्वियसली, आपकी 1000 ml, यानी कि 1 लीटर आपकी क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई, सिंपल। तो अब आपको मोलैरिटी निकालनी है, ठीक। तो मोलैरिटी अब तो आपके लिए सिंपल है, क्या मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट, और सल्यूट कितने हैं, 2 मोल है, ठीक है। मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि कितना है 1 लीटर है, यानी कि मोलैरिटी कितनी आ गई 2 मोल पर लीटर या 2 मोलर, ठीक। ये आ गई आपकी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कितना कह रहा है क्वेश्चन में, हमारे पहले स्टेटमेंट में कह रहा है मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज 2 मोलर, तो ये तो एकदम ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो क्या है, करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज 3.72 डिग्री सेल्सियस। पहले तो हम ये ऐसे ही बता सकते हैं कि यूरिया क्या होता है, हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है। यूरिया अगर हमारा ऐड करा है तो वाटर, तो सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या करेगा, कम होगा ना कि बढ़ेगा। और नॉर्मल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये सोल्यूशन का कितना बता रहा है 3.72 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की जगह एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। ये तो मैंने एकदम तरीका बता दिया आपको कि आप ऐसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन दूसरा क्या, क्या होगा, डेल्टा टी एफ, अब निकाल लो। डेल्टा टी एफ को क्या लिख लोगे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है। टी एफ नॉट नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है जो कि कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस का टी एफ जो कि कैलकुलेट करना है। आई यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू 1, के एफ की वैल्यू दी हुई है वाटर के लिए 1.86, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है इसलिए वाटर के लिए लेंगे, इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी अभी हमने निकाली पिछले पार्ट में, कितनी आई थी 2 मोल पर केजी, तो 2 लिख दी यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे और फ्रीजिंग पॉइंट निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3.72 डिग्री सेल्सियस। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है सोल्यूशन का, 3.72 डिग्री सेल्सियस। आपका उसके साथ में एक माइनस नहीं लगाया उसने, तो एकदम गलत हो गया है। तो बी ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट में क्या कह रहा है, इफ द सोल्यूशन इज कूल टू -1.8 डिग्री सेल्सियस नो आइस विल फॉर्म। अब आपका आइस कब बनेगी, जब फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है माइनस का 3.72 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली माइनस का 3.72 डिग्री सेल्सियस पे अगर आइस बनती है तो वो फ्रीजिंग पॉइंट है तो उसी पे आइस बनेगी। और माइनस का 1.86 क्या है,
3.7 माइनस का 3.72 डिग्री सेल्सियस से हायर टेम्परेचर है, तो हायर टेम्परेचर अबव द फ्रीजिंग पॉइंट तो आपकी कोई आइस नहीं बनेगी। जैसे कि नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी आइस बनेगी। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर कोई भी टेम्परेचर ले लो तो उस पर आइस नहीं बनेगी। सिमिलरली इस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है माइनस का 3.72 डिग्री सेल्सियस, तो उस टेम्परेचर पे आइस बनेगी, लेकिन उससे हायर टेम्परेचर पे आइस नहीं बनेगी। तो ये स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट हो गया। अगला पार्ट में क्या कह रहा है, एट एनी टेम्परेचर द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज 9/259। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं। ठीक, सी पार्ट तो आपका क्या हो गया, ठीक हो गया। ठीक, डी क्या है, डी हमें रिलेटिव लोअरिंग निकालना है। रिलेटिव लोअरिंग बेसिकली हमारा होगा क्या, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट होता है, लेकिन बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के बराबर होता है। और सल्यूट क्या है हमारा, यूरिया, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया के बराबर है। यानी कि न्यूमरेटर में क्या आएगा, मोल्स ऑफ यूरिया, जो कि कितने हैं हमने यहाँ से निकाले थे कि यूरिया के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। देखो यूरिया के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। ठीक, तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। ठीक, और 1000 ग्राम पानी है, तो इसके भी मोल्स आप निकाल लोगे। Okay, I found this on the web for please give me moles of nickel loge. Check it out. तो रिलेटिव लोअरिंग आपका क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, और यूरिया के हमारे कितने मोल हैं, 2 मोल है, तो न्यूमरेटर में तो 2 आ गया, क्योंकि ऊपर क्या आएगा, मोल्स ऑफ सल्यूट, और डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सल्यूट अगेन 2 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मोल्स ऑफ वाटर। वाटर का मास पता था 1000 ग्राम, तो आपने क्या कर दिया, 1000 ग्राम डिवाइड बाय इट्स मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास कर दिया। मोलर मास ऑफ वाटर आपका 18 ग्राम पर मोल होता है, तो ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सल्यूट डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ सल्यूट, तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट आ गया। इसको सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, सॉल्व करके कितना आएगा ये आ जाएगा 9/259, 9/259 आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एट एनी टेम्परेचर द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज 9/259, मतलब जो बोल रहा है वो एकदम सही स्टेटमेंट है। मतलब एट एनी टेम्परेचर द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज 9/259, मतलब जो ये बोल रहा है वो एकदम सही स्टेटमेंट है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, ए, सी और डी इसका आंसर हो गया। तो देखो क्वेश्चन सिंपल था, बस अलग अलग 3 अलग अलग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालनी थी, और एक आपको क्या करना था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म करना था, मोलैलिटी से मोलैरिटी में कन्वर्ट करना था, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन उसके लिए आपको दिया हुआ था। एज सिंपल एज दैट। एक बार एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लगाना था, एक बार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक बार रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो एडवांस लेवल क्वेश्चन होता है, इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट उसने एक क्वेश्चन में आपका टेस्ट कर लिया, और ये अलग अलग कॉन्सेप्ट आपके जेई मेन और नीट में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ये सेम ही है, ऐसा ही क्वेश्चन नीट में भी आता है, लेकिन बस वो अलग अलग होता है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए, सी एंड डी। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे देखते ही एकदम छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन अभी मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा ना तो अच्छा लगेगा कि अच्छा बस हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके तीखी मिर्ची टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, कई बार छोड़ दिए जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनकरेक्टली, पहले तो इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। द चेंजेस इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल बाइनरी सोल्यूशन, मतलब आइडियल बाइनरी सोल्यूशन बनेगा तो उनमें चेंज इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी किस किस में गलत है, और कौन कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में चेंज बता रखा है, डेल्टा जी मिक्स, डी डेल्टा एस मिक्स और डेल्टा एच मिक्स, सभी ऑप्शंस में यही है। तो आपको पता है, आपको क्या पता है कि अपॉन आइडियल मिक्सिंग, आइडियल मिक्सिंग में क्या होता है, आइडियल मिक्सिंग में आपको क्या बताना है, डेल्टा जी मिक्स क्या होगा, डेल्टा एस मिक्स क्या होगा, और डेल्टा एच मिक्स क्या होगा। अच्छा,
डेल्टा जी मिक्स, चाहे आइडियल मिक्सिंग हो चाहे नॉन आइडियल मिक्सिंग हो, डेल्टा जी मिक्स हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो होगा। क्यों? क्यों लेस देन जीरो होगा? क्योंकि भाई अगर डेल्टा जी क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो आपकी जो आपका डिसोल्यूशन है वो स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर कोई सोल्यूशन बन रहा है, भले ही आइडियल है चाहे नॉन आइडियल है, यानी कि सोल्यूशन बन तो रहा है, तो ये चीज़ आपकी स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, और स्पॉन्टेनियस अगर है तो डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव ही होगा, ऑब्वियसली डेल्टा जी मिक्स लेस देन जीरो ही होगा। सिमिलरली चाहे आइडियल मिक्सिंग हो चाहे नॉन आइडियल मिक्सिंग हो, डेल्टा एस मिक्स आपका ग्रेटर देन जीरो ही होगा। क्यों ग्रेटर देन जीरो होगा? क्योंकि चाहे आप दो सॉल्वेंट मिक्स करो या दो से ज्यादा मिक्स करो, चलो सपोज दो आपने मिक्स करे, ठीक, कोई भी दो मिक्स करे, सपोज आइडियल के केस में आपने क्या लिया? नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन को मिक्स करा, ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन को मिक्स करा, अब क्या हुआ? अब कोई भी आपका क्या है, आप नॉर्मल हेक्सेन लो चाहे नॉर्मल हेप्टेन लो, दोनों ही अपनी प्योर फेज से किस में जा रहे हैं? मिक्सचर फॉर्म में जा रहे हैं। भाई सोल्यूशन क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर ही तो है, तो दोनों ही अपने प्योर फेज से किस में जा रहे हैं? मिक्सचर फेज में जा रहे हैं। यानी कि बेसिकली क्या होगी? डिग्री ऑफ जो डिसऑर्डर है या डिग्री ऑफ रैंडमनेस है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस अपने प्योर फेज से जब मिक्सचर फेज में जाएगा तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज करेगी, मतलब डेल्टा एस मिक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। डेल्टा एच मिक्स की बात करें तो आइडियल मिक्सिंग में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स नियरली इक्वल रहते हैं, यानी कि अगर हमारा जो हमारा ए अट्रैक्शन होता है और बी अट्रैक्शन होता है, उसी के सिमिलर ही हमारा ए बी अट्रैक्शन भी रहता है। यानी कि जितनी डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच होता है नेट हीट चेंज टू फॉर्म द मिक्सचर, या अगर डेल्टा एच रिएक्शन होता है तो नेट हीट चेंज अकर ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक। तो डेल्टा एच क्या होता है? नेट हीट चेंज बेसिकली अकर्ड। अच्छा, अब डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव का क्या मतलब? डेल्टा एच पॉजिटिव का क्या मतलब है कि हीट रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड है, और डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब है हीट रिलीज्ड है। तो आपको अगर सोल्यूशन बनाना है तो ए और बी के बीच का अट्रैक्शन ब्रेक करना पड़ेगा और ए बी का बीच का अट्रैक्शन फॉर्म होगा। तो ए और बी का अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि आपका वहां पे डेल्टा एच कुछ पॉजिटिव, आपका एच कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक। और जो ए बी का अट्रैक्शन बनेगा उसमें आपको क्या होगा? कुछ एनर्जी मिलेगी। भाई ए का अट्रैक्शन तोड़ने के लिए और बी के अट्रैक्शन तोड़ने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ी, और जब ए बी का अट्रैक्शन बनेगा तो आपको एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स इसमें नियरली सेम बने रहते हैं। यानी कि जितनी हीट आपकी लगी किसमें? ब्रेक करने में, अट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, उतनी हीट आपकी रिलीज हो गई ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी के अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुई वो कॉम्पनसेट हो गई किसके द्वारा? जो हमारा एनर्जी लगी थी तोड़ने में ए और बी के अट्रैक्शन को। तो डेल्टा एच मिक्स नेट हीट चेंज कितना आ गया? आइडियल मिक्सिंग के केस में जीरो आ गया, ठीक। अब हमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखने हैं, इनमें से कौन कौन से हैं, ठीक। तो डेल्टा जी मिक्स आपका क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो होना चाहिए। पहले में आपका क्या है? डेल्टा जी मिक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो पहला स्टेटमेंट, पहला आपका जो ग्राफ है वो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि डेल्टा जी मिक्स क्या है? ये जीरो है और इससे ऊपर पॉजिटिव है, डेल्टा जी मिक्स पॉजिटिव है, तो ये गलत हो गया, ठीक। अब दूसरे ऑप्शन में भी क्या है? डेल्टा जी मिक्स पॉजिटिव है, ये भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में क्या है? डेल्टा जी मिक्स आपका क्या है? नेगेटिव है, ये बात तो ठीक है। साथ ही साथ डेल्टा एस मिक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ऑब्वियसली पॉजिटिव है। अब डेल्टा एस मिक्स अगर आपका ग्रेटर देन जीरो है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर तो आपका क्या पॉजिटिव ही है, यानी कि टी डेल्टा एस मिक्स भी आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। टी डेल्टा एस मिक्स भी आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब टी डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया, डेल्टा एच मिक्स जीरो हो गया, और डेल्टा जी मिक्स आपका लेस देन जीरो हो गया, यानी कि सी स्टेटमेंट सही है। और सही है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं, ठीक है। डी ऑप्शन की बात करें, टी डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन जीरो, बिल्कुल ठीक बात है, होना भी चाहिए। नहीं, डेल्टा जी मिक्स जीरो थोड़ी होना था, डेल्टा जी मिक्स लेस देन जीरो होना था। और डेल्टा एच मिक्स आपका नेगेटिव भी है, ये भी गलत है, तो आपका डी ऑप्शन भी क्या है? गलत है। तो क्वेश्चन
बड़ा ही सिंपल सा था जब आपने देखा कि ये बातें तो हमें पता थी लेकिन हम इसे अप्लाई नहीं कर पाए। ठीक, अगर यही क्वेश्चन नीट में आना हो तो कैसे आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट चेंज इन द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल बाइनरी सोल्यूशन, और उसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का आपका नीट और मेंस में आ सकता है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा। समझ में आई बात? आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ये क्वेश्चन कर दो। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एनी सोल्यूशन इज एन इंटेंसिव क्वांटिटी, इज एन इंटेंसिव क्वांटिटी। तो अब हम बताओ कि ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव देखते कैसे हैं? बेसिकली जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आपको चेक करना है कि इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है तो आप क्या करो? एक यूनिफॉर्म सिस्टम ले लो। ठीक है, इसका पूरा तरीका है, आप एक क्या करो? यूनिफॉर्म सिस्टम ले लो और इसके वॉल्यूम को कुछ चेंज कर दो। आप डबल कर सकते हो, आधा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बट सेंसिबली करना। तो सपोज मैंने इसके वॉल्यूम को क्या कर दिया? आधा कर दिया। ठीक, तो अब जो भी प्रॉपर्टी आपको कंसिडर करनी है कि आपकी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है तो आप इसको लिख लो। सपोज मास आपका क्या था? इसका W था आपका। ठीक, आपका वॉल्यूम क्या था? आपका कैपिटल V था। आपका टेम्परेचर क्या था? आपका T था, कैपिटल T था। आपका डेंसिटी क्या था? ऑब्वियसली डेंसिटी को अगर मैं D बोल दूं तो वो क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि W अपॉन V। अब इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, इसी चीज को जब मैंने वॉल्यूम आधा कर दिया तो तब अगर मैं चेक करूं तो देखो कैसे होगा? हमारा मास क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली आधा हो जाएगा यानी कि W/2 हो जाएगा। वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा यानी कि कैपिटल V/2 हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर तो T ही बना रहेगा भाई। आधा सिस्टम कर दिया, आधा वॉल्यूम कर दिया सिस्टम का, तो टेम्परेचर थोड़ी आधा हो जाएगा, टेम्परेचर तो वही बना रहेगा। डेंसिटी निकाल लेते हैं, क्या होगी? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास कितना हो गया? W/2 और वॉल्यूम कितना हो गया? V/2, यानी कि डेंसिटी तो क्या हो गई? W/V ही बची, क्योंकि दो ने दो को मार दिया। तो डेंसिटी तो भाई वही बची। तो मास अमाउंट चेंज करने पे क्या चेंज कर गया? तो मास कैसी प्रॉपर्टी है हमारी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज करने पे क्या कर गया? चेंज कर गया, तो वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर अमाउंट चेंज करने पे चेंज नहीं करा तो टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी अमाउंट चेंज करने पे चेंज नहीं करा तो डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम कैसे देख सकते हैं कि एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव हमेशा इंटेंसिव होता है। जैसे कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम में मास क्या था? एक्सटेंसिव, वॉल्यूम क्या था? एक्सटेंसिव, लेकिन एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव रिजल्टेंट जो डेंसिटी आई वो क्या आई? इंटेंसिव आई। तो ये बात भी आप ध्यान रखना एक बात। और इस तरीके से आप किसी भी चीज को आप बता सकते हो कि वो क्या होगी? इंटेंसिव होगी, एक्सटेंसिव होगी। जैसे कि कोई भी कंसंट्रेशन टर्म, सपोज मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोल्स क्या है? बेसिकली मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास तो आपका अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो क्या हो गई आपकी? मोलर मास तो क्या हो गया आपका? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन मोल्स तो मास पे डिपेंड कर रहा है और मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो मोल्स भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। तो मोल्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी कि वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव मोलैरिटी क्या हो गई? इंटेंसिव हो गई। इसी तरीके से कोई भी कंसंट्रेशन टर्म परसेंट W/W, परसेंट V/V, परसेंट W/V, चाहे ppm, ppb, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म आप ले लो वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही निकलेगी। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आता है, जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के बराबर है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट अगेन कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इंटेंसिव क्वांटिटी। ठीक है, और हमारा क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या सिस्टम चेंज करने पे चेंज हो जाएगा, अमाउंट चेंज करने पे चेंज हो जाएगा। 1 लीटर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और 2 लीटर पानी का कितना होता है? उसका भी 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरीके से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। अमाउंट चेंज करने पे चेंज
नहीं होंगे। तो ये भी हमारे क्या हो गई, इंटेंसिव क्वांटिटी हो गई। चौथा हमारा जो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो कौन सी होती है? एक हमने रिलेटिव लोअरिंग की बात कर ली, दूसरी हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली, और चौथा हमारा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो क्या होता है, पाई इक्वल टू सीआरटी। बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, चाहे आप प्रेशर की बात कर लो खाली, तो प्रेशर भी आपका सिस्टम चेंज करने पे आपका चेंज थोड़ी होगा। आपका अमाउंट आधा करने पे प्रेशर थोड़ी चेंज हो जाएगा, जो प्रेशर था वही प्रेशर रहेगा। और प्रेशर अगर अमाउंट चेंज करने पे चेंज नहीं हो रहा, तो प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर अगेन इज अ टाइप ऑफ इंटेंसिव क्वांटिटी। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बेसिकली। अपने को ये बात भी समझ में आ गई। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एनी सोल्यूशन इज इंटेंसिव क्वांटिटी, ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। अगला क्या कह रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बेसिकली अब इसे थोड़ा ध्यान से समझो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक, डाइल्यूट सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है जिसमें आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट होता है। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। आप देख लो, ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी पे डिपेंड कर रही है, और रिलेटिव लोअरिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है। यानी कि सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे तो डिपेंड करती है, पर कभी भी नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, कि उसका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करती। क्या ये प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। क्या हमेशा करती हैं? नहीं करती हैं। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे? तो अगर हम बात करें तो डेल्टा टीबी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, केबी इंटू मोलैलिटी होता है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी होता है। आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कंसंट्रेशन इंटू आर टी होता है। रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है, बेसिकली पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जो हमारी पहली दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, इसमें क्या के बी आ रहा है और के एफ आ रहा है, और के एफ एंड के बी आर डिफाइंड ओनली फॉर सॉल्वेंट। यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आर टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये डिपेंड करेंगी किस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। क्या ऑस्मोटिक प्रेशर नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। क्या रिलेटिव लोअरिंग नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। क्या इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करेगी? कोई भी नहीं करेगी। क्या इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करेगी? हाँ, सारी प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करेंगी। तो मैंने एकदम खोल के बात आपको समझा दी। तो अब क्या कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये बात एकदम ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे सिर्फ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करती है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला क्या कह रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल ठीक बात है, अभी एक्सप्लेन करा। चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर is widely used to determine molar mass of protein, polymer and other micromolecule। ये बात आपकी एकदम ठीक है कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा यूज होता है मोलर मास ऑफ प्रोटीन और पॉलीमर में निकालने के लिए। कैसे देखो बेसिकली यूज होता है, देखो आपका क्या होता है, पाई क्या होता है, आपका सीआरटी होता है। ठीक, पाई आपका सीआरटी होता है। चलो मैं इसको थोड़ा यही बता देता हूँ। मैं डी ऑप्शन की बात करूँ, ये हमारा बी और सी ऑप्शन की बात थी। बी प्लस सी की बात थी। ठीक, डी ऑप्शन की बात करूँ तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बेसिकली कंसंट्रेशन इनटू आरटी होता है। अब कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, मास ऑफ सल्यूट। ठीक, मास ऑफ सल्यूट अपॉन में, या मास ऑफ प्रोटीन जो भी आपका होगा, मास अपॉन मोलर मास बेसिकली, और डिवाइड बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, और इनटू आर इनटू टी। अब अगर आप बताओ कि क्या
टेम्परेचर आप निकाल सकते हो कि आपका, देखो बेसिकली क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का, ऑस्मोसिस का पूरा सेटअप बनाया जाता है। और ऑस्मोसिस में होता क्या है कि एक तरफ हमारा क्या होता है, वह हमारा सोल्यूशन होता है जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है, और दूसरी तरफ हमारा क्या होता है, ठीक है, एक तरफ हमारा सोल्यूशन होता है, ठीक है, जिसमें कि हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है, और एक तरफ हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। और ये सेपरेटेड किससे होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हैं। तो क्या हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं, सोल्यूट मूव करते हैं, कि दोनों? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमेशा सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे, और ऐसा नहीं कि कोई फोर्सफुली करेंगे, इनकी नेचुरल टेंडेंसी होगी मूव करने की फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू सोल्यूशन साइड, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने की सॉल्वेंट पार्टिकल की नेचुरल टेंडेंसी होगी। बेसिकली अपने अधिक से अपने कम की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसी फिनोमिनन को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक। तो हमारा पूरा ये सेटअप है। तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन कर लिया, एक बार ऑस्मोटिक प्रेशर हमने डिटरमाइन कर लिया, आर हमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर हम फाइंड आउट कर लेंगे, मास हमने लिया है, सपोज कोई प्रोटीन है, कोई पॉलीमर है, कोई मैक्रोमोलिक्यूल है, तो उसका मास हमने लिया होगा, हमें पता होगा कि कितना मास लिया है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें पता होगा हमने कितना लिया है। एक चीज जो हमें नहीं पता होगी वो यहाँ क्या, मोलर मास, और यहाँ से हम मोलर मास को निकाल लेंगे। तो इस तरीके के आपने न्यूमेरिकल्स भी बहुत देखे होंगे, और हम यहाँ से मोलर मास को कैलकुलेट कर लेते हैं वाया ऑस्मोटिक प्रेशर। तो डी स्टेटमेंट भी आपका एकदम ठीक है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर एंड अदर मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो इस क्वेश्चन में ए बी सी डी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म फॉर्म नॉन आइडियल सोल्यूशन, और हमें ये बात पता है कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म क्या बनाते हैं, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म हमारा नेगेटिव डिविएटिंग सोल्यूशन बताते हैं। नेगेटिव डिविएशन होता है इनका राउल्स लॉ से जो सोल्यूशन बनता है। और क्या कह रहा है, 116 ग्राम ऑफ एसीटोन इज मिक्सड विद 116 gram of acetone is mixed with 239 gram of chloroform. Their vapor pressure in pure state हमें दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली 360 एंड 300 टॉर। देन व्हाट कैन नॉट बी द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, इनमें से कौन सा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है अगर ये एक नॉन आइडियल सोल्यूशन है, और एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है तो नेगेटिव डिविएशन ही बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि एसीटोन में क्या होती है आपकी इंडिविजुअली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, और क्लोरोफॉर्म में भी इंडिविजुअली क्या होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। लेकिन जब इनका सोल्यूशन बना दिया जाता है तो इनमें क्या होती है, एच बॉन्डिंग होने लगती है। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर के थ्रू, और ये हाइड्रोजन जो कि कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन 3Cl का खिंचाव की वजह से इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये कार्बन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह एक्ट करता है। जनरली क्या होती है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन की क्या शो करते हैं, एच बॉन्ड शो करते हैं, लेकिन ये कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन भी, क्योंकि 3Cl का इससे खिंचाव है, 3Cl का -I लग रहा है इसके ऊपर, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा हो जाती है। बेसिकली क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचेगा ना अपनी तरफ, तो खींचेगा तो इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। 3 क्लोरीन है तो 3 3 डेल्टा प्लस आप कह सकते हो, सिंपल। ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा इसके ऊपर तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह ही एक्ट करेगा। तो बेसिकली जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, एच बॉन्ड बन जाएगा। इंडिविजुअली डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, यानी कि बेसिकली इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स अगर इंक्रीज कर गई मतलब लेसर टेंडेंसी है, लेसर टेंडेंसी है टू क्या, वेपराइज, और लेसर टेंडेंसी टू गेट इवेपोरेटेड या लेसर टेंडेंसी टू वेपराइज है, यानी कि वेपर के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि पी ए जो होगा
वो पी नॉट ए एक्स ए से कम होगा अगर हम बाइनरी सोल्यूशन की बात करें, और पी बी जो होगा वो पी नॉट बी एक्स बी से कम होगा, और जो पी सोल्यूशन होगा वो किससे कम होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यानी कि आइडियल सोल्यूशन के केस में जो आना चाहिए था राउल्ट लॉ से, उससे पी सोल्यूशन थोड़ा कम होगा। ठीक है, बाकी अगर और बात करें तो इसके लिए इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होती है, तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम हो जाते हैं, डेल्टा वी मिक्स लेस देन जीरो होता है, डेल्टा एच मिक्स लेस देन जीरो होता है, और डेल्टा जी मिक्स और डेल्टा एस मिक्स तो सभी के लिए सेम ही होते हैं, चाहे आइडियल मिक्सिंग हो चाहे नॉन आइडियल मिक्सिंग हो। डेल्टा एस मिक्स आपका ग्रेटर देन जीरो होता है और डेल्टा जी मिक्स आपका लेस देन जीरो होता है। तो लेकिन मेन बात यहाँ पे ये है कि पी सोल्यूशन जो है वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से कम होगा। अब आप यहाँ पे पुट करो तो पी नॉट ए कितना है आपका, एसीटोन का सपोज आप पुट कर रहे हो तो कितना है 360 टॉर, ठीक, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो आपको क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स ऑफ एसीटोन निकालने पड़ेंगे। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एसीटोन के मोल्स निकाल लो, ठीक। तो मोल्स ऑफ एसीटोन CH3 कितना हो जाएगा आपका, 116 तो ग्राम है मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास ऑफ एसीटोन कितना होता है आपका, हो जाएगा 58 ग्राम पर मोल, तो यानी कि 2 मोल हैं एसीटोन के। और अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 की, इसका मास कितना है 239 ग्राम, मोलर मास की बात करें तो इसका कितना हो जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल, यानी कि इसके भी 2 मोल आ जाएंगे। तो 2 मोल आ गए CHCl3 के और 2 ही मोल आ गए एसीटोन के। मोल फ्रैक्शन निकालें CH3COCH3 का तो कितना हो जाएगा, ठीक है, मोल्स ऑफ एसीटोन अपॉन में टोटल मोल्स 4, यानी कि मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 0.5। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म भी कितना हो जाएगा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 होता है, यानी कि 1 माइनस 0.5, यानी कि 0.5 ही होगा इसका भी, नहीं तो 2/4 भी आ जाएगा, मोल्स ऑफ CHCl3 अपॉन में टोटल मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 0.5 हो गया, प्लस पी नॉट बी 300 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म अगेन 0.5, यानी कि जो पी सोल्यूशन होगा वो किससे कम होगा आपका 330 टॉर। इससे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 330 टॉर से कम होना चाहिए। तो पी सोल्यूशन 330 टॉर से कम होना चाहिए। ठीक है, पी सोल्यूशन 330 टॉर से कम होना चाहिए। तो अब किस किस ऑप्शन में पी सोल्यूशन 330 टॉर है, हम देख लें, आंसर आ जाएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कैन नॉट, देन व्हाट कैन नॉट बी द वेपर प्रेशर ऑफ अबव सोल्यूशन, मतलब कि कौन कौन सा नहीं हो सकता। जो भी 330 टॉर से कम है वो हो सकता है। 330 टॉर से कौन सा कम है, वो हो जाएगा 250 है, हो जाएगा, ये हो सकता है, ये आंसर नहीं है। जो नहीं हो सकता वो है, तो 330 टॉर से बेसिकली आप बड़े देख लो, 350 टॉर वाला आपका हो जाएगा, 370 टॉर वाला आपका नहीं होगा, क्योंकि पी सोल्यूशन क्या होना चाहिए 330 टॉर से कम होना चाहिए। तो 350 टॉर तो नहीं हो सकता इसका, और जो नहीं हो सकता वही बताना है। 370 भी नहीं हो सकता, 250 तो हो सकता है, क्योंकि 330 से कम है, ये नहीं होगा। क्या 330 हो सकता है एग्जैक्ट, नहीं। अगर 330 हो जाएगा तो आइडियल सोल्यूशन बन जाएगा, लेकिन ये नॉन आइडियल सोल्यूशन बना रहा है, तो 330 टॉर भी आपका नहीं हो सकता। और अगर नहीं हो सकता तो ये आपका आंसर है। मतलब हमें यही बताने जो नहीं हो सकता वेपर प्रेशर 330 हो जाता तो आइडियल बन जाता, तो 330 हमारा पी सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर है। 350 नहीं हो सकता क्योंकि 330 से बड़ा है, तो ये भी आंसर है। 250 आंसर नहीं है क्योंकि 250 हो सकता है पी सोल्यूशन, क्योंकि ये 330 से छोटा है। 370 हमारा पी सोल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि 330 से बड़ा है, तो ए बी डी इसका आंसर हो जाएगा। ए बी डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि वी हैव टू कंसिडर 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ टू नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स एक्स एंड वाई। ठीक है, जो सोल्यूट एक्स है इट बिहेव एज अ यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट क्या ऑब्वियसली क्या करेगा अपने आयंस में डिसोसिएट करेगा, यानी कि जो भी आयंस में डिसोसिएट करेगा उसकी वैलेंसी क्या होगी 1 होगी। जो भी आयंस मिलेंगे उनकी वैलेंसी क्या होगी 1 होगी। और अगर ऐसे आयन कभी पॉसिबल है जैसे कि हमारा NaCl, ठीक, NaCl टाइप का या KOH टाइप का,
क्योंकि यानी कि बेसिकली ए बी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट जो कि ए प्लस और बी माइनस में टूट जाए। ठीक, वाई की क्या बात कर रहा है, सल्यूट वाई, इट डायमराइजेस इन सोल्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट है पहला, तो ये क्या कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है, और वाई क्या कर रहा है हमारा, एसोसिएट कर रहा है, बेसिकली डायमराइज कर रहा है। हमें बताना है कि फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर, सारी चीजें ही बतानी है, यानी कि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें निकालनी पड़ेंगी। तो अगर हम x की बात करें तो x क्या है हमारा, ए बी टाइप का, यानी कि ये किसमें टूटेगा, ए प्लस और बी माइनस, और एक ए बी, एक ए प्लस और एक बी माइनस दे रहा है, मतलब एन का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक, अब अल्फा का तो हमें आइडिया नहीं है, तो अल्फा को क्या मानेंगे, 1 ही मानेंगे, इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई हमारा कितना हो जाएगा। ठीक, या फिर आप यहाँ लिख लो कि एन कितना है, 2 है। ठीक, एन 2 है, आपको अल्फा को क्या मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं है। तो आई हमारा किसके बराबर आ जाएगा, आई डिसोसिएशन के लिए आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। जब आप अल्फा को 1 डालोगे तो आई एन के बराबर आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। वाई की बात करो तो आपके लिए, इसके लिए एन क्या है, 2 है। अल्फा का आइडिया नहीं है तो अल्फा को 1 लिख दोगे। एसोसिएशन के लिए आई क्या होता है, 1 प्लस इनर ब्रैकेट के अंदर 1 बाय एन माइनस 1 इनर ब्रैकेट क्लोज इंटू अल्फा, यानी कि आई प्लस 1 बाय एन माइनस 1 इंटू अल्फा। एन की वैल्यू 2 डाल दोगे। ठीक, अल्फा, या फिर आप अल्फा को 1 डाल दोगे तो आई कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा 1 बाय एन, यानी कि 1 बाय 2 आ जाएगा, बेसिकली एन की वैल्यू 2 डाल के। जब आप अल्फा को 1 डाल दोगे, आई इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एन माइनस 1 इंटू अल्फा में, तो अल्फा को 1 डाल दिया तो आई किसके बराबर आ गया, 1 बाय एन के, यानी कि आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाय 2 आ गई। तो ये आ गई अपनी। अब बात क्या है, अब बात कुछ ऐसी है कि पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट हमसे पूछ रहा है, तो यानी कि डेल्टा टी एफ किसके बराबर होगा, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक, अब डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन का क्या कोई आइडिया है, नहीं है, तो मोलैरिटी को ही मोलैलिटी के बराबर मान लेंगे, जो कि दोनों सोल्यूशन की हमें सेम दी हुई है। के एफ हमारा सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, और ये तो दो हमारे अलग अलग सल्यूट दिए, सॉल्वेंट का आइडिया नहीं दिया, तो सॉल्वेंट हम कांस्टेंट मानेंगे, फिक्स मानेंगे। सपोज पानी है तो के एफ का वैल्यू फिक्स होगा उसके लिए 1.86, यानी कि डेल्टा टी एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, आई के प्रोपोर्शनल आ गया। और आई किसका ज्यादा है, ऑब्वियसली आपका आई एक्स का ज्यादा है, आई हमारा, सॉरी, आई हमारा एक्स का ज्यादा है। तो आई एक्स का ज्यादा है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा है, एक्स का ज्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि आई ज्यादा है एक्स का वाई से। ठीक, अब ऐसे लिख लो, आई जो है वो एक्स का ज्यादा है वाई से, तो यहाँ पे जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक्स का ज़्यादा होगा वाई से, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन एक्स का ज़्यादा होगा वाई से, मतलब ज़्यादा, डिप्रेशन मतलब कम होना, यानी कि एक्स का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा कम हो गया होगा। और ज़्यादा कम होने का क्या मतलब है कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, कि एक्स का कि वाई का, एक्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक्स का ज़्यादा, मतलब एक्स का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा कम हो गया होगा, मतलब वाई का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो ये y का ज़्यादा है x से। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ x विल बी हायर देन दैट ऑफ y, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट में आपसे क्या कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा है, तो पाई क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर आई इंटू सी इंटू आर टी। आर और टी, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर आप कांस्टेंट मानोगे, कोई आइडिया नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी है, जो कि दोनों सोल्यूट के लिए सेम है आपकी, तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि आई किसका ज्यादा है, अगेन एक्स का ज्यादा है वाई से, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका, एक्स का ज्यादा हो जाएगा वाई से। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वाई विल बी लोअर देन दैट ऑफ एक्स, यानी कि यही बात है कि एक्स का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो बी स्टेटमेंट आपका ठीक है। अब अगले की बात करते हैं, सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है,
बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। अब के बी तो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी, मोलैलिटी डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया तो मोलैलिटी मोलैलिटी के बराबर मान लोगे। एक्स और वाई हमारे सल्यूट है और दोनों ही सल्यूट जिस जिस सोल्यूशन बना रहे हैं उनकी मोलैरिटी 0.1 ही दी है, यानी कि डेल्टा टी बी अगेन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, आई के। और आई आपका किसका ज्यादा है, एक्स का ज्यादा है वाई से, तो डेल्टा टी बी भी किसका ज्यादा हो जाएगा, एक्स का ज्यादा हो जाएगा वाई से, यानी कि एक्स का एक्स में ज्यादा एलिवेशन हो रहा है, जिस सोल्यूशन में एक्स है उसमें ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि एक्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो गया, एक्स का ज्यादा हो गया वाई से। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स विल बी हायर देन दैट ऑफ वाई, यानी कि एकदम सही बात है। चौथे ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है और वाई विल बी लोअर देन दैट ऑफ एक्स, यानी कि वेपर प्रेशर के बारे में हमें आइडिया देना है। तो वेपर प्रेशर हम क्या करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होगी, ऑब्वियसली पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट इंटू इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को क्या लिख लोगे, अगर आप आई अमाउंट ऑफ फैक्टर भी डालोगे उसमें, तो आई इंटू एन ऑफ सल्यूट अपॉन में आई इंटू एन ऑफ सल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। और एक किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑब्वियसली आई इंटू एन ऑफ सल्यूट। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप सिंपली नीचे वाले को कंसिडर मत करो, ऊपर वाले को आप कर लो रिलेटिव लोअरिंग, डायरेक्टली आई इंटू एन ऑफ सल्यूट के प्रोपोर्शनल आपका आंसर आ जाएगा। मैं 2 बार प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि कैसे ये होता है, आप न्यूमेरिकल डेटा डाल के प्रूव कर सकते हो कि आप डायरेक्टली इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से आपका आंसर ठीक आ जाता है। ठीक, तो अब आई का वैल्यू किसके ज़्यादा है, आई का वैल्यू ज़्यादा है ऑब्वियसली एक्स के ज़्यादा है वाई से। ठीक, तो अब रिलेटिव लोअरिंग किसका ज़्यादा होगा, तो बेसिकली आई तो बता दिया, लेकिन एन ऑफ सल्यूट का क्या, देखो मोलैरिटी गिवन है। ठीक है, मोलैरिटी गिवन है, तो मोलैरिटी बेसिकली क्या होती है, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की वॉल्यूम का कोई आइडिया नहीं है, तो एक चीज को जब आपको डिपेंडेंसी देखनी है तो आपको दूसरे को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो सपोज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपका कांस्टेंट बना हुआ है दोनों ही सोल्यूशन के लिए, दोनों ही 1-1 लीटर सोल्यूशन है, तो 0.1 मोलर सोल्यूशन है दोनों दोनों, तो उसमें दोनों में ही मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो जाएंगे, 0.1 मोल हो जाएंगे, यानी कि बेसिकली आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट से आपका आंसर नहीं आने वाला। क्यों, क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट है, यानी कि सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई आपका आ जाएगा और उससे ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट तो आपके कांस्टेंट है। ठीक, तो रिलेटिव लोअरिंग किसकी ज्यादा होगी, जिसका आई ज्यादा है, और आई किसका ज्यादा है, एक्स का ज्यादा है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसकी ज्यादा होगी, एक्स की ज्यादा होगी। ठीक, और एक्स की रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगी, इसका मतलब वेपर प्रेशर जो है, इसका मतलब वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, भाई एक्स में रिलेटिव लोअरिंग ज्यादा है, मतलब एक्स का वेपर प्रेशर रिलेटिवली लो है, यानी कि एक्स का वेपर प्रेशर रिलेटिवली कम है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा किसका है, वाई का है, तो वेपर प्रेशर वाई का ज्यादा होगा एक्स से। 14 भी से यहाँ लिख लो, वेपर प्रेशर वाई का ज्यादा होगा एक्स से, क्योंकि एक्स की रिलेटिव लोअरिंग ज्यादा है, यानी कि एक्स का वेपर प्रेशर रिलेटिवली कम है, कम है मतलब वाई का ज्यादा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वाई का वेपर प्रेशर रिलेटिवली लो है, किससे, एक्स से, लेकिन वाई का वेपर प्रेशर तो ज्यादा है, तो डी स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में बी और सी स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है, यह हमारा आंसर हो जाएगा बी और सी। ठीक, तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज आ गया, वांट ऑफ फैक्टर का यूज आ गया, इसे कहते हैं सिंपल क्वेश्चन बट ऑल कॉन्सेप्ट्स कवर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज का, कर दो इसे फटाफट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज और आर हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। ठीक, मतलब इनमें से किस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, इस सोल्यूशन के कंपैरिजन में। तो इसके कंपैरिजन में ऑस्मोटिक प्रेशर हमें ज्यादा वाला सोल्यूशन ढूंढना है, बेसिक सी इतनी सी बात है। ठीक, तो इसके बारे में अगर हम बात करें, इसके लिए हमें क्या दिया है, इसके लिए हमें NaCl दिया है। NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, यानी कि एक एक NaCl कितने आयन दे रहा है, 2 आयन दे रहा है, तो N की वैल्यू कितनी हो गई
2 हो गई। अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू हमारी 0.8 है, 80% मतलब 0.8। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + n - 1 इंटू अल्फा, यानी कि n कितना है? 2 - 1 इंटू अल्फा 0.8, यानी कि आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1.8 आ गई। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पाई इक्वल टू आई सी आर टी। अब अगर आप बात करो तो टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट ही है, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या किसी में भी, तो टेम्परेचर सबके लिए कांस्टेंट ही मानोगे। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो बेसिकली आई इंटू सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई इंटू कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक बात है। तो इसके लिए आई सी की वैल्यू कितनी है? आई सी की वैल्यू कितनी है फॉर NaCl जो सोल्यूशन है? आई की वैल्यू कितनी है? 1.8 है, और कंसेंट्रेशन की वैल्यू 0.4 है, यानी कि ये कैलकुलेट करके कितना आएगा? 0.72। तो 0.72 इसका आपका आया आईसी की वैल्यू। अब इससे आईसी की वैल्यू जिस भी सोल्यूशन की 0.72 से ज़्यादा आ गई, आप उससे क्या समझ सकते हो कि आईसी की वैल्यू जिसकी ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इससे ज़्यादा हो जाएगा। 0.72 से आईसी की वैल्यू ज़्यादा है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी इस NaCl वाले सोल्यूशन से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि वो हाइपरटोनिक हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस NaCl सोल्यूशन। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब हमारी क्या बात है? अब हमारी बात यह है कि जो ग्लूकोज है वो क्या है? हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेसिकली हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके ना एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट करेगा, आई का वैल्यू 1 होगा। ठीक। अब 90% डिसोसिएशन है, यानी कि अल्फा हमारा 0.9 है। ठीक। अब इसका n की वैल्यू की बात करें तो एक सोडियम फॉस्फेट 3 सोडियम आयन देगा और एक फॉस्फेट आयन देगा, यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑब्वियसली डिसोसिएशन होगा, यानी कि आई इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा होगा, यानी कि 1 प्लस और इनर ब्रैकेट में 4 - 1 यानी कि 3 इंटू 0.9। 3 इंटू 0.9 कितना? 2.7 प्लस 1 3.7 हो जाएगा आई। वो अब तीसरा ऑप्शन है 1 मोलर CH3COOH शोइंग 30% एसोसिएशन। अल्फा का वैल्यू अब 0.3 है। ठीक। तो आप n का वैल्यू पहले तो बताओ कितना है? 30% एसोसिएशन अगर आपका शो कर रहा है। ठीक। अब एसोसिएशन है तो एसोसिएशन, अब आपको तो बताया नहीं कि ये डायमर बना रहा है कि ट्राइमर बना रहा है कि क्या बना रहा है, तो जब कुछ नहीं पता चले तो आप डायमर मान लोगे। ठीक। अब आई को क्या डालोगे? 1 + 1/n - 1 इंटू अल्फा। एन की वैल्यू 2 है और अल्फा की वैल्यू 0.3 है, एसोसिएशन है तो आई इक्वल टू 1 + 1/n वाला डाला। ठीक है। तो 1 + 1/2 - 1 यानी कि इंटू 0.3। 1 + 1/2 - 1 ये स्क्वायर आपका ब्रैकेट्स में आएगा। 1/2 - 1 इंटू 0.3 सॉल्व करोगे तो कितना? 0.85 आ जाएगा। अब 0.5 मोलर कैल्शियम क्लोराइड शोइंग 20% डिसोसिएशन, यानी कि अल्फा कितना? 0.2। ठीक है। एन का वैल्यू कितना? एक कैल्शियम क्लोराइड, एक कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन, यानी कि 3 आयन में डिसोसिएट कर रहा हो। डिसोसिएशन है तो आई इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू 0.2 और एन का वैल्यू 3। तो आई का वैल्यू कितना आ गया? 1.4 आ गया। अब आप चारों ऑप्शन में आईसी का वैल्यू चेक कर लो। चारों ऑप्शन में आईसी का वैल्यू चेक कर लो। अगर 0.72 से ज़्यादा आ गया तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है इन कंपैरिजन टू राइट हैंड साइड वाला NaCl वाला सोल्यूशन। तो आईसी का वैल्यू कितना आ गया? आई 1 है और सी 0.7 है तो 0.7 आ गया। ठीक। दूसरे ऑप्शन में आई 3.7 है और बी 0.3 है, तो कितना आ गया? 1.11 आ जाएगा। ठीक। थर्ड ऑप्शन में आई हमारा 0.85 है और सी हमारा 1 है, तो आई सी 0.85 आ गया। डी ऑप्शन में आई 1.4 है और सी 0.5 है, यानी कि 0.7 आ गया। 0.72 से कौन कौन ज़्यादा है? क्या डी ऑप्शन ज़्यादा है? नहीं। सी ऑप्शन ज़्यादा है, बी ऑप्शन ज़्यादा है, ए ऑप्शन नहीं है। तो बी और सी दो ऐसे सोल्यूशन हैं जिसकी आईसी की वैल्यू 0.72 से ज़्यादा है, मतलब ये हाइपरटोनिक है इन कंपैरिजन टू NaCl वाला सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसका आईसी का वैल्यू ज़्यादा है 0.72 से, तो इनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा NaCl वाले सोल्यूशन से। तो हमारा आंसर क्या क्या आ गए? एक तो बी आ गया और एक सी आ गया। ठीक है। तो ये समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके
ये क्वेश्चन आपका है जो एकदम नीट लेवल आपका कह सकते हो, बस थोड़ा-सा आपको मल्टीपल करेक्ट ना देके सिंगल करेक्ट क्वेश्चन बना देगा वो। इस तरीके से आपका पूछा जाता है नीट में, मेंस में ये वाला लेवल आपका पूछा जाता है। बस सिंगल करेक्ट, तो क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन पूछे जाने का तरीका अलग है। और वही क्वेश्चन को आप कह सकते हो कि वही शायद उनकी टफनेस को थोड़ा बढ़ा देता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में। हालाँकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वाक़ई में टफ होते हैं, लेकिन ये उतने टफ क्वेश्चन नहीं है, इस चैप्टर से उतने टफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। इवन एडवांस में हमने देख लिए सभी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। तो अभी के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। इसके आगे हम अगले लेक्चर में इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सोर्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स को कंक्लूड करेंगे और मैट्रिक्स मैचिंग वाले टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे देखेंगे और उसको फिर हम रैप अप करेंगे। ठीक है? तो चलो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।